बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री डायमेंशनल मोशन एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन डिफाइन अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन। हम इस लेक्चर के अंदर ये सीखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो इस टॉपिक के अंदर ये सीखे किस लिहाज से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को, और उसके मुताबिक जो है वो थ्री डायमेंशन के हिसाब से किस तरह से किसी भी पार्टिकल की जो मोशन है उसको हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉल semester 2021. So in the previous lecture, we have discussed about the two-dimensional motion and their practical example. For the first case study जो है हमने projectile motion की बात की थी. Then we discuss about the characteristics of projectile motion, just like you can say range of projectile, height of projectile, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके ऊपर बात की थी हमने। और इसका जो सेकंड पार्ट था वो हमने इंडिविजुअल लेक्चर के अंदर स्टडी किया, दैट वाज द सर्कुलर मोशन एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देयर रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। So in this lecture, we are going to study first of all what type of the motion will be in three dimension। अगर किसी बॉडी की जो मोशन है अगर थ्री डिमेंशन में होगी तो वो किस तरह से मॉडल की जा सकती है। सेकेंडली, पोजीशन ऑफ द बॉडी जो है उसको किस तरह से हम थ्री डिमेंशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन वी विल कंप्यूट द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एज वेल एज वी विल डिस्कस सम इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट रिलेट द three-dimensional effects, a three-dimensional way to express the relation between position, velocity, acceleration, and all these things. So, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी जितनी डायमेंशंस के अंदर मोशन होती है वही उसकी टाइप के मुताबिक होती है। तो एज यू कैन सी हियर इन अ वेरी सिंपल वे we can define that the motion of the object along the three dimensions is called the three dimensional motion। वेरी सिंपल है कि जी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो तीनों डायमेंशंस के अंदर मूव कर रहा है एट द सेम टाइम, देन सच टाइप ऑफ द मोशन विल बी कॉल्ड एज थ्री डिमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस इज कॉल्ड थ्री डिमेंशनल मोशन। आप कह सकते हैं कि जिस तरह अगर एक सिंगल लाइन में मोशन थी तो वन डायमेंशन है, प्लेन में मोशन है तो वो टू डायमेंशन है। इसी तरह अगर किसी बॉडी की जो मोशन है वो स्पेस में मोशन है, तो देन सच टाइप ऑफ द मोशन और सच टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। और ये आपके पास बराबर होगी। आम तौर पे इसको एग्जांपल के तौर पे ये ले सकते हैं, मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज्ड इन द गैस कंटेनर। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल है जी, थ्री डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल के तौर ली जा सकती है। अगर हम समझना चाहें कि किस तरह से आपके पास जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थ्री डायमेंशनल मोशन कर सकते हैं, तो उस हवाले से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव representation regarding the how the molecules and how the particles are moving इन थ्री डायमेंशन। और ये क्यूब जो है वो थ्री डायमेंशन इफेक्ट को स्टडी कर रहा है। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आपके पास जो है वो मोशन है। फर्स्ट साइड के ऊपर तो ये रैंडमली ओरिएंटेड है। सेकेंडली जो है ये आपके पास किस तरह की मोशन दे रहे हैं, एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपके पास जो इफेक्ट है वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मिनिममली हमें तीन डायमेंशन रिक्वायर्ड है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो एज यू कैन सी कुछ लोग जो है लेंथ, विड्थ और हाइट के हिसाब से एट द सेम टाइम एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी पार्टिकल को अगर थ्री डायमेंशन के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना होगा इन मोशन को। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अ पार्टिकल हैविंग थ्री डायमेंशनल मोशन रिक्वायर मिनिमम थ्री कंपोनेंट्स फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो इन अ वेरी सिंपल वे आपको याद होगा हमने थ्री डायमेंशनल वेक्टर में भी पढ़ा था कि एक ऐसा वेक्टर जिसके तीन कंपोनेंट्स होंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है एक्चुअली इट इज इन अ थ्री डायमेंशनल। इन द सेम वे पोजीशन जो है एक वेक्टर फॉर्म के तौर पर ली जाती है। तो इसी तरह से अ पार्टिकल हैविंग थ्री डायमेंशनल मोशन रिक्वायर मिनिमम थ्री कंपोनेंट फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं जिस तरह एक वेक्टर है यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ था, तो उससे ही यही फिगर ली गई है कि एक वेक्टर ए है। अगर हम ऐसे तभी ए को
कह सकते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल होगा अगर इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे मिनिममली। एज़ यू कैन सी हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है और ये ज़ी कंपोनेंट है। तो उस हवाले से आपके पास ये 3 कंपोनेंट्स बनते हैं और उसी हवाले से ये 3 डायरेक्शंस बनती हैं आई, जे एंड द के। तो वो डिफाइन कर रही हैं कि दिस वेक्टर इज़ लाई इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। इन द सेम वे अगर आपके पास कोई बॉडी है और उसकी पोज़ीशन को हम रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं थ्री डायमेंशन के अंदर, तो उसका तरीकाकार बड़ा ही आसान है कि उसका जो उसका पोजीशन वेक्टर है, वो ओरिजिन से इस तरह से लोकेट किया जाए कि उसका एक जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ हो रहा है, उसके 3 कंपोनेंट्स होना चाहिए। इट कुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, इट कुड बी अलोंग वाई एक्सिस एंड इट विल आल्सो अलोंग ज़ी एक्सिस। तो तब आप इसको कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, इट इज़ अलोंग थ्री डायमेंशन एज़ यू कैन सी हियर। तो आप इसी तरह से इसका जो है यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। सम पार्ट ऑफ फ्रॉम एक्स, सम पार्ट फ्रॉम वाई एंड सम पार्ट इज़ फ्रॉम ज़ी एक्सिस। सो इन द सेम वे जैसा हम जो है थ्री डायमेंशनल वेक्टर के लिए ए एक्स कंपोनेंट आई यूनिट वेक्टर, इसी तरह से ए वाई कंपोनेंट जे यूनिट वेक्टर एंड इसी तरह से ए जी कंपोनेंट के यूनिट वेक्टर के तौर पे इसको स्टडी करते थे। इन द सेम वे वी कैन आल्सो गो फॉर द पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर जो है अगर थ्री डायमेंशन में लिखा जाएगा जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो उस हवाले से एक लिखा जा सकता है आर इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस वी के यूनिट वेक्टर। सो उस हवाले से आपके पास हर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के अंदर इसका कोई ना कोई कंपोनेंट मौजूद है। तो जो ये बता रहा है कि यस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड दिस इज द थ्री डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन बॉडी। सो इन द सेम वे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो जो डिस्प्लेसमेंट होता था दैट वाज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर यही डिस्प्लेसमेंट जो है और यही पोजीशन अगर थ्री डायमेंशन में है तो जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वो चेंज इन पोजीशन होगी, वो भी थ्री डायमेंशन में होगा। सो यू कैन सी हियर कि अ चेंज हैपनिंग इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल having three-dimensional motion with respect to its surrounding is called the displacement of the particle in 3D। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास से किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो थ्री डायमेंशन में हो और वो अपनी पोजीशन चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो थ्री डायमेंशन में दिया गया है। इट्स अ वेरी सिंपल वे। अगर आपकी बॉडी की पोजीशन इनिशियल पोजीशन जो है वो किसी फाइनल पोजीशन पे चेंज होती है, सो इट्स मीन यू हैव टू पोजीशन फॉर दिस केस और वो आपके पास आर वन और आर टू के लिहाज से एक्सप्लेन की जा सकती है। सो इन दैट वे पर्टिकुलरली यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी आपके सामने दिखाया गया है कि ये दी दिस डी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली दिस बी डी इज बेसिकली दी चेंज इन पोजीशन और वो किससे रिप्रेजेंट की गई है आर टू माइनस R1 के लिहाज से। तो ये जो है पहली पोज़ीशन का चेंज और दूसरी पोज़ीशन के हिसाब से दिस x2 माइनस x1 दैट इज़ द फाइनल पोज़ीशन माइनस x कंपोनेंट के हिसाब से चेंज इन y कंपोनेंट के हिसाब से एंड z2 माइनस z1 इज़ बेसिकली गिविंग द चेंज इन z कंपोनेंट। सो यू कैन राइट इट एज़ ओवरऑल तौर पे आप यूँ लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 कैन बी रिटन एज़ डेल्टा R इज़ इक्वल टू x2 minus x1 can be written as delta x, y2 minus y1 can be written as delta y, and the z2 minus z1 can be written as delta z. So the overall change in position becomes delta r is equal to delta xi unit vector plus delta yj unit vector plus delta zk unit vector. सो इस तरह से आप उसकी चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसको आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं और दिस डेल्टा आर गिव्स यू द डेल्टा डी सॉरी डी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली अगर आपको याद हो तो चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी होता था। तो इसी तरह से आप जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हैविंग थ्री डायमेंशनल मोशन इज नोन एज वेलोसिटी और आप उसकी वेलोसिटी को कंप्यूट कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। अगर आपके पास कोई बॉडी है और उसकी इनिशियल पोजीशन जो है दैट इज द R1 जिस तरह अभी हमने देखा और उसकी जो फाइनल पोजीशन थी वो R2 थी। तो चेंज कितना आया डेल्टा R जो हमने कंप्यूट कर लिया हुआ है। सो दिस डेल्टा R जो है और ये कितने टाइम में ये चेंज करता है दैट इज़ कॉल्ड द
डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इट बिकम्स एवरेज वेलोसिटी। अगर ये P1 और P2 के दरमियान जो डिस्टेंस टाइम है दैट इज मच लार्जर, तो ये डेल्टा टी के साथ लिखा जा सकता है। सो वी हैव द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी जो है इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ओवर ओवर डेल्टा टी। अगर हमारा जो टाइम है इट बिकम्स शॉर्टर, इतना शॉर्टर कि वी अप्लाई दैट द टाइम इज t approaches to 0 and the r2 minus r1 जो है is very closely spaced। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान अगर फासला बहुत कम हो जाए तो r1 ओवर r2, तो उस हवाले से आपके पास जो ये टाइम होगा डेल्टा टी इट बिकम्स मच स्मॉलर। अगर ये जितना स्मॉलर होगा तो आप इस पे ये लिमिट लगा सकते हैं कि डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी and the limit time approaches to zero, so the v becomes instantaneous velocity। तो एवरेज velocity में डेल्टा टी ज़्यादा होता है, जबकि जो डेल्टा टी होता है इंस्टेंटेनियस velocity के अंदर इट क्वाइट अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है। तो ये इंस्टेंटेनियस velocity होगी एंड इंस्टेंटेनियस velocity के अंदर जो डेल्टा आर और डेल्टा टी का फार्मूला है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें जी, डी आर ओवर डी टी, एंड दिस डी आर ओवर डी टी इज बेसिकली द डेरिवेटिव फॉर्म। तो ये क्या कहलाता है, डेल्टा जो है एक्चुअली दैट वाज अ चेंज, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है डेरिवेटिव में, एंड इट्स बेसिकली नोन एज अ डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दैट। तो ये आप डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी राइट एज अ डेरिवेटिव फॉर्म। तो उस हवाले से आपके पास इस डेरिवेटिव फॉर्म के भी तीन कंपोनेंट्स, बिकॉज ये पोजीशन वेक्टर जो है उसके तीन कंपोनेंट्स है, तो उस हवाले से आप इस डेरिवेटिव फॉर्म के भी तीन कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एज यू कैन राइट इट एज वी एक्स इज बेसिकली द चेंज इन एक्स डेल्टी डी एक्स ओवर डी टी, एंड सिमिलरली वी वाई we represent the dy over dt, and the vz is basically the dz over dt। तो ये आपके पास instantaneous velocity along x-axis, instantaneous velocity along y, and instantaneous velocity along vz लिखी जा सकती है। So the overall you can write it as कि आपके पास ये जो velocity है जो components wise है, अगर आप इसको vector wise लिखना चाहें तो it can be written as the velocity will be equal to differential change in r position with respect to the differential change in time will be equal to dx over dt I unit vector plus dy over dt j unit vector plus dz over dt k unit vector के तौर पे लिखी जा सकती है। और अगर आप देखें तो ये आपके पास एक वेलोसिटी वेक्टर है जो किसकी बॉडी पोजीशन को जो किसके लिए रिप्रेजेंट किया है, बॉडी के लिए, जो कि थ्री डायमेंशन में मूव कर रही है, और इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ये एक्स वाला कंपोनेंट, ये वाई वाला कंपोनेंट एंड दिस वन इज द जी कंपोनेंट। तो उस हवाले से आप इस बॉडी की डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि ये बॉडी की वेलोसिटी तीन डायमेंशन में है, और उस हवाले से अगर इस वेलोसिटी का अगर आपको स्केलर निकालना हो, मीन जैसे मैग्नीट्यूड निकालनी हो, दूसरे अल्फाज में कहें तो स्पीड निकालनी हो, तो वो किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग द एक्स कंपोनेंट। सो यू कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जा सकती है, डी एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्क्वेयर डी टी होल स्क्वेयर। तो आप डी वाई का कंपोनेंट, सो सिमिलरली एक्स कंपोनेंट जी वाले पार्ट का स्क्वायर डी जी ओवर डी टी होल स्क्वायर। तो उस वाले से आपके पास ये आ जाएगी टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड विच इज आल्सो नोन एज द स्पीड। तो ये स्पीड आ जाएगी, एंड दिस स्पीड रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशन इफेक्ट्स, जैसे कि आप इसके कंपोनेंट वाइज हिस्सों में देख सकते हैं। तो इट इज़ द स्पीड, और ये आपके पास कंपोनेंट वाइज हिस्सों के साथ की जा सकती है। इन द सेम वे, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन वाज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इन द सेम वे वी कैन राइट इट एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अंडर द थ्री डायमेंशनल मोशन इज नोन एज एक्सेलरेशन इन 3D। सो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ईजी है। व्हेन दैट इज द पोजीशन वन वेयर वी हैव अ वेलोसिटी वन of the particle, where here is the position 2 where the velocity of the particle was v2. So the particle as moved from p1 to p2, we have the change in velocity, and that is related to
v2 minus v1, so उस हवाले से आपके पास क्या है जी, so we can write it as v2 and v1। तो ये v2 और v1 का जो चेंज है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 के तौर पे लिखा जा सकता है। और दिस डेल्टा v ओवर डेल्टा t जो है दैट विल गिव अस अबाउट द एवरेज एक्सेलरेशन। तो वही पुराने फार्मूला के मुताबिक द एवरेज एक्सेलरेशन जो है दैट विल बिकम डेल्टा v ओवर डेल्टा t, where v2 delta v is basically the v2 minus v1 and delta t is equal to t2 minus t1। so अगर आपका जो डेल्टा t है again is approaches to zero, then you can write it as कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है एवरेज एक्सेलरेशन वो किस में कन्वर्ट हो सकता है जी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। एंड वी हैव दिस इक्वेशन कि जैसे ही हमने ये लिमिट अप्लाई की है कि आपका डेल्टा टी जो है इट्स अप्रोच टू जीरो, so delta v over delta t becomes dv over dt, and this dv over dt is basically the differential change in v velocity with respect to the time। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म डेवलप हो चुकी है। ऑब्वियसली सिमिलरली जैसा कि हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में बनाते हुए पोजीशन के कंपोनेंट्स को मद्देनजर रखा था, इसी तरह से आपके पास जो है एक्सेलरेशन के तीन कंपोनेंट्स लिखे जा सकते हैं फॉर द एक्स वाई वाई एक्सिस एंड फॉर द जी एक्सिस। सो ए एक्स विल बी इक्वल टू डी वी एक्स ओवर डी टी, ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई ओवर डी टी एंड ए जी इज इक्वल टू डी वी जी ओवर डी टी। तो ये हमारे पास तीन कंपोनेंट्स डेवलप हो जाते हैं। इसी का अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी हो टोटल ए की, then it can be written as a is equal to dv over dt, and this acceleration will be equal to dvx over dt I unit vector plus dvy over dt and j unit vector plus dvz over dt, और ये k यूनिट वेक्टर के तौर पे लिखा जा सकता है। सिमिलरली अनदर सिचुएशन जो लर्निंग के लिए है और वो है कि आप जो है अगर याद करें तो हमारे पास जो वी एक्स था दैट वाज एक्चुअली तौर पे किसके बराबर था जी, वी हैव वी एक्स, मैं यहाँ पे ऊपर राइट डाउन अगर कर रहा हूँ तो वी एक्स वाज डी एक्स ओवर डी टी, सो इट वाज डी एक्स ओवर डी टी। तो सिमिलरली अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा है तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली नाउ ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स ओवर डी टी। तो उस हवाले से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी का हिस्सा है, तो अगर आप एक्सेलरेशन वाली टर्म के अंदर वेलोसिटी वाली डेफिनेशन पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम हियर इट विल बिकम एज ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू दिस इज डी ओवर डी टी एंड ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, वी एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है, दिस डेफिनेशन। तो वी एक्स की जगह ये वाली फॉर्म उठा के अगर जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा जी डी ओवर डी टी एंड इट विल बी इक्वल टू एक्स फॉर्म। तो अब गौर करें तो ये डी और डी डी स्क्वायर हो जाएगा और ये और डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यू कैन राइट देम एज डी टू एक्स, एज यू कैन सी हियर कि ये आपके पास आ जाएंगे जी डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली अगर वाई के लिए करेंगे तो वो भी डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा ए जी इज इक्वल टू डी टू जी ओवर डी टी स्क्वायर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल डेरिवेटिव फॉर्म, और ये डबल पहले था जी सिंगल डेरिवेटिव, अब हर एक के ऊपर डबल हो चुका हुआ, डी टू हो गया डी टी स्क्वायर हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड दी डबल डेरिवेटिव वाली फॉर्म। ऑब्वियसली हम जिस तरह आपके साथ कंसर्न है आप जो है वो फूड साइंस के स्टूडेंट्स हैं और इस वाले से बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा रखते हैं स्टडीज़ के हवाले से भी, तो मैथमेटिक्स जो है आपका वो माइनर बल्कि बहुत ही ज़्यादा माइनर है, उसके साथ डीलिंग नहीं होती। तो उस वाले से फिर हम इस तरह की जो एडवांस फॉर्म्स है उसको स्किप कर देंगे। ये बस आपकी लर्निंग के लिए है कि ये इस तरह से आप जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इनके डबल डेरिवेटिव के हिसाब के
सारी चीज़ों को अपना सकते हैं। और रही बात इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वगैरह की जो भी कोई टर्म है, वो एज़ इट इज़ उसी डेफिनिशन के मुताबिक चल रही है। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन के लिए है, वही एज़ इट इज़ रहेंगी और वो हम कंपोनेंट वाइज़ बना के उनको सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कशन में और पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ फोर्सेस और कौन-कौन से जो लॉज हैं और बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस कौन-कौन सी हैं, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर के अंदर समझ आई होगी। कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। फिर भी किसी किस्म की अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को जॉइन कर सकते हैं। आप ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से भी हम तक डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।